हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। पिछली वीडियो में हमने जो चैप्टर 2 था केमिस्ट्री का वो हमने ख़त्म कर दिया था। एक चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का फिनिश हो गया। आज हम बायो का चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन या थोड़ा बहुत इंट्रो वगैरह या जानकारी लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb, consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from a bark of a tree. This was in year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. किससे करा उन्होंने? सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने जब थिन स्लाइस ऑफ कॉक, कॉक क्या होता है? पेड़ लिया, पेड़ की जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उन्होंने वो लेयर ली, उसे कॉक कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने उसे सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में जब उसे देखा तो उसमें जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर वो हनी कॉम जैसा लगा। हनी कॉम के जैसे लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं वैसा वो स्ट्रक्चर उन्हें लगा। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। अब उन्होंने उसे बॉक्सेस सेल कहा। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल का लैटिन वर्ड मतलब क्या होता है? सेल का मतलब पुराने टाइम में जो लैटिन वर्ड सेल है उसका मीनिंग होता है लिटिल रूम्स, ठीक है, छोटे छोटे कमरे। दीज में बी सीन टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। थोड़ा हमें लगेगा कि क्या ये बेकार से इन्होंने क्या ढूंढा, ये गलत ढूंढा, लेकिन ये साइंस में की हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट था। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट living thing appear to be consist of separate units. रॉबर्ट हुक पहला एक ऐसा आदमी, एक ऐसा इंसान था जिसने देखा कि जो लिविंग थिंग है वो सेपरेट अलग अलग यूनिट से बना है, सेल से बना है। वो उसने देखा। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। उन्होंने जो उस टाइम पे जो टर्म यूज करी उसके लिए सेल, वो आज तक बायोलॉजी में यूज होती है सेल नाम से। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। अब हम आगे और भी सेल के बारे में पढ़ते हैं। अभी तो हमने उसकी डिस्कवरी का थोड़ा बहुत पढ़ा कि कैसे क्या हुआ, रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा। आगे पढ़ते हैं कि क्या है। अब इसमें अगला टॉपिक है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इसने एक ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या, अनियन पील की एक्टिविटी आपको पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। यहाँ पे ऊपर की साइड जहाँ से हम देखते हैं ये हो गया आई पीस, बीच में ये बॉडी ट्यूब आ गई, यहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट के लिए, यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट हो गया, ये सी एक आर्म हो गई, और यहाँ पे ये लेंस हो गई। ये चीज़, ये लेंस है, ठीक है। ये यहाँ पे साइड में क्लिप होती है ताकि जो वो क्या कहते हैं उसे, कवर स्लिप जो होती है उसे फिक्स करने के लिए। ये स्लाइड होगी, वही कवर स्लिप से कहता है माइक्रोस्कोप, स्लाइड होगी, इसे स्टेट कहते हैं हम। यहाँ पे ये कंडेंसर हो गया, ठीक है, ये स्वेल हो गया, ये मिरर एंड ये बेस, ये सब इसका लेबलिंग है। What do we observe as we look through the lens? जब हम लेंस में देखते हैं तो क्या हमें क्या देखते हैं? Can we draw the structure that we are able to see through a microscope? क्या हम उनसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर को जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं? On an observation sheet, does it look like ये? अब उसने अनियन पील का लिया, अनियन पील की इसने स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप पे रखा, उससे देखा, और देखने से ये जो फिगर है, यहाँ पे जो फिगर है ये ऐसा कुछ दिखा, ठीक है। और इसके बीच में जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये डॉट्स हैं न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, सेल का पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बाकी जो ये कंपार्टमेंट्स बन रखे हैं छोटे छोटे, इन्हें सेल्स कहते हैं। इसके बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। वी कैन ट्राई प्रिपरेटिंग टेम्परेरी अमाउंट ऑफ पील ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइज। जब हमने अलग अलग साइज के अनियन पील लिए, उसकी स्लाइड्स बनाई। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर? अब अगर हम अलग अलग साइज लेंगे तो हमें सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेंगे या अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे? व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या? दीज स्ट्रक्चर्स लुक लाइक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। We found from this activity that onion bulb of different sizes have similar small structure visible under a microscope. अब देखो यार, जैसे हमने एक अनियन पील लिया, उससे हमने छोटा साइज का लिया और एक बड़ा साइज का लिया। अब अगर हमने उसे छोटा साइज कर लिया और बड़ा साइज कर लिया, अब इसमें उसके सेल्स की साइज है वो थोड़ा ना चेंज होगा। सेल्स का साइज जो है उसमें उतना ही रहेगा, ठीक है। यही चीज़ इसमें बताइए। वी फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर
small structure visible under a microscope, the cell of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. अब चाहे जो अनियन है वो चाहे बड़ा हो या बहुत ही छोटा हो, लेकिन जो सेल का साइज है वो हमेशा सेम रहेगा. These small structure that we see are the basic building unit of a onion bulb. अब जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें क्या ईंटें होती है, वो लगती है ना, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं ना उन्हें. ईंटें लगती है, ईंटें लग लग के फिर तभी तो एक बिल्डिंग या कोई घर बनता है. तो वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है सेल. ठीक है. These small structures that we see in the basic building unit of the onion bulb, these structures are called cells. Not only onion but all organisms that we observe around are made up of cells. However, there are also single cell that live on their own. अब जो ह्यूमन बॉडी है या और भी कई सारे जो हैं वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन कुछ ऐसे भी है यूनिसेलुलर सिंगल सेल्स पे चल रहा है, मतलब उनके पास सिर्फ एक ही सेल है, वो तब भी जिंदा है. अनियन में इतने सारे सेल्स थे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्स पे भी वो जी रहे हैं. अब यहाँ पे सेल्स के बारे में आता है. ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना, इसे याद रखना, इसकी डेट याद रखना, इसमें जो नाम है वो याद रखना. Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed a cell in a cork slice with the help of a primitive microscope. Leeuwenhoek in 1674, with the improved microscope, discovered the free-living cell in pond water for the first time. It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. The cell theory that all the plants and the animal are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists. और वो कौन थे? Skeldon and Skevan, 1838-1839. The cell theory was further explained by Virchow, 1855. Cell theory किसने explain करी? Virchow, 1855, by suggesting that all cells arise from pre-existing cell. With the discovery of electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. अभी organelles क्या होते हैं? सेल के अंदर जितने भी और उसके पार्ट होते हैं, उसके कंपोनेंट होता है ना, ऑर्गेनल कहते हैं, सेल ऑर्गेनल. The invention of magnifying lens led to a discovery of the microscope world. It is not known that a single cell may constitute a whole organism, as in amoeba. अब किसी में सिंगल सेल होते हैं, किसी में मल्टी सेलुलर होता है. अब यहाँ पे सिंगल सेल के आगे अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मतलब सिंगल. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body part in multicellular organism. Multi means many, बहुत सारे. Such as some fungi, plant and animals. Can we find out name of some more unicellular organism? Every multicellular organism has come from a single cell. जो भी कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो कहाँ से आया? सिंगल सेल से आया. Cell divide to produce cell of their own kind. All cells thus come from pre-existing cell. अब जिसने वो सेल थ्योरी में क्या कहा था कि जो हर सेल जो आ रहा है बन रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में से है. मतलब ये कहीं फैक्ट्री में से नहीं आ रहे, ये क्या हो रहे हैं, जो सेल हैं उन्हीं में से वही सेल जो है वो आगे और सेल्स बना रहे हैं. तो ऐसे प्री एग्जिस्टिंग सेल में से सेल बन रहे हैं. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इससे हम ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. Some organism can also have cell of different kind. अब जैसे जैसे फंक्शंस होंगे वैसे वैसे अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे, ठीक है. वो उनके फंक्शंस पे डिपेंड करता है कि उनका सेल की बॉडी कैसे होगी, टाइप कैसे होगा, क्या क्या फंक्शन होगा. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर. इट डिपिक्ट्स सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. अब जैसे ये स्मूथ मसल सेल, पहला देखो स्मूथ मसल सेल ऐसा. ब्लड सेल देखो कैसा है. नर्व सेल, ये नर्व सेल देखो कैसा है नर्व सेल. ये कितने छोटे छोटे होते हैं. यहाँ पे इसे बहुत बड़ा करके दिखाया है. बहुत बड़ा क्या कहूँगा मैं इसे, बहुत बड़ा करके दिखाया है उसे. यहाँ पे ये बहुत ही छोटे होते हैं. ओवम, बोन सेल, स्पर्म, फैट सेल, ये सारे सेल्स होते हैं. अलग अलग टाइप का, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के सेल होते हैं, ठीक है. इनमें अलग अलग लेबलिंग होती है. सो वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ये सारे ह्यूमन बॉडी के सेल होते हैं. शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटिव टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. अब जो भी उनका शेप और साइज है वो उनके फंक्शंस पे डिपेंड है कि जो जैसा फंक्शन कर रहा है उसका शेप एंड साइज भी वैसा ही है. सम सेल लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप. In some cases the cell shape could be more or less fixed or peculiar.
for a particular type of cell. For example, nerve cell has a typical shape. अब नर्व सेल उसकी टिपिकल शेप, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, वो वैसे जैसा है वैसा ही रहेगा। सो ये है ये थोड़ा बहुत इंट्रो जो हमने यहाँ पे इसमें पढ़ा कि कैसे क्या क्या होते हैं, कैसे सेल्स होते हैं, कैसे शेप होते हैं, साइज होते हैं, और कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, इससे बेस होता। सब आगे बढ़ते। ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म। अब यहाँ पे क्या, हर सेल के पास अपनी कैपेसिटी, अपना एक अलग फंक्शन के लिए, ठीक है। अब वो किसी और में जाके टांग नहीं रहता, वो सिर्फ क्या करता है, मन लगा के बस जो है अपना काम करता है, जो उसका काम है वो सिर्फ वो करता रहेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना करता रहेगा। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन? वी ऑल नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। अब जब हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाते हुए कोई एक आदमी तो पूरी बिल्डिंग नहीं बनाएगा ना, ठीक है। मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत, कितना टाइम लगेगा और कितना मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हर आदमी, हर एक छोटे 3-4 आदमी ग्रुप होता है या कोई अकेला आदमी होता है, सो उन्हें अपना अपना काम सौंप देते हैं। तुमने इलेक्ट्रिसिटी का करना है, ठीक है, तुमने प्लम्बिंग का करना है, तुमने दीवार बनानी है, तुमने ये करना है, ऐसे ऐसे अलग अलग, जिससे क्या कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ऐसे ही मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, हर सेल अपना अलग अलग, उसे अलग अलग स्पेसिफिक काम है, वो वही काम करेगा, ठीक है। उसको हर किसी को अलग अलग काम है, तो ना किसी पे बर्डन है ना किसी पे कुछ है, वो अपना काम करता जा रहा है, सारे काम होते जा रहे हैं। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। दिस मीन दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर पार्ट अपना एक फंक्शन करेगा। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट। अब हम ह्यूमन बॉडी के पास क्या है, हार्ट है ब्लड पंप करने के लिए, स्टमक है फूड डाइजेस्ट करने के लिए। ऐसे अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शंस है जो वो करते जा रहे हैं। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद अ सिंगल सेल। इनफैक्ट अब सिंगल सेल का भी में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इनफैक्ट ईच सच सेल has got certain specific component with it known as cell organelle। अब यहाँ पे क्या आता है, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? अब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ा कि मैंने पहले ही बताया था ना, सेल के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं ना, सेल ऑर्गेनल कहता है। तो वही जो अगर सिंगल सेल है तो सिंगल सेल में तो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। Each kind of cell organelle perform a special function such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, and so on. A cell is able to live and perform all its function because of these organelles। सिंगल सेल में क्या होता है, वो अपने ऑर्गेनल्स पे डिपेंड होता है ना, कि उनके ऑर्गेनल्स ठीक से काम करते हैं तो वो जिंदा रह पाता है। A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called the cells. It is interesting that all cells are found to have same organelles, no matter what the function is or what organism they are from। अब चाहे किसी भी सेल का कोई कैसा भी शेप है, उसकी कैसी भी साइज, उसका क्या भी फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनल, उसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स है, उसके अंदर के जो पार्ट हैं, कंपोनेंट है सेल के, जिसे हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं, वो सेम रहेंगे। चाहे वो कोई भी फंक्शन कर रहा हो, चाहे वो कोई भी कैसी भी शेप हो, कैसा भी साइज हो, लेकिन जो ऑर्गेनल्स होंगे वो सब में हमें सेम ही पाए जाएंगे। सो ये थे सेल के बारे में कुछ, ठीक है। आगे हम उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि सेल किससे बना होता है, उसके आगे के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। सो यहाँ पे थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आई, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, हमें सेल के बारे में नॉलेज हुई कि सेल के हमने ऊपर से थोड़ा पढ़ा कि कैसा सेल होता है, क्यों होता है, क्या काम होता है, उसके अंदर क्या से होते हैं, क्या होता है, ये सब हमने आप पढ़ा कि ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। बस देखो यार, बायोलॉजी ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप उसे समझोगे ना तो बायोलॉजी से आप कहोगे कि बायोलॉजी से आसान कोई और सब्जेक्ट है ही नहीं। बस समझने की बात, बायोलॉजी के साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी ले लो, अगर आपने वो अगर आप वो समझने लग गए, अगर आप उसे प्रैक्टिकली सोचने लग गए, ठीक है, उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना अगर आपको आ गया तो आपको साइंस बहुत आसान लगेगी, बहुत ही ज़्यादा। इसे रट्टाफिकेशन करके मत करना कि हाँ अभी हमें ये क्वेश्चन आंसर हमें याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें रट्टा लगाने हैं पेपर में, मार्क्स लेके आने हैं हमें, तभी नहीं। अगर आप इसे समझोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कुछ टर्म्स होती है साइंस में, वो आपको थोड़ी बहुत याद करनी होगी, जैसे ये डेट्स होगी, ये याद करनी होगी। एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब एक टर्म है, याद रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप समझोगे तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा और आप साइंस आसानी से करने लगोगे, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला लगाया और कर दिया, बस नहीं। इसमें आपको समझना है, इसमें वो कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आपने
वो समझने लग गए। आप इसे जैसे छोटे होते हम कहानी नहीं सुनते, इंटरेस्टिंग लगती है बहुत, हम कहते हैं कहानी सुनाओ, तो इसे भी अगर आप एक कहानी की तरह लोगे, मतलब कहानियाँ कह सकते हैं इसे, अगर आप इसे कहानी की तरह इसे समझोगे, इसमें इंटरेस्ट लोगे, तो मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग है साइंस। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही बायो में। केमिस्ट्री का हमारा एक चैप्टर हो गया। मैं दोबारा से कहता हूँ कि अगर आप ओनली स्टडी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक कीजिए, उन्हें देखिए, उन्हें पढ़िए। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हैं नीचे, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, इंस्टाग्राम का जो पेज है ओनली स्टडी, ठीक है, उस पर भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा इंस्टाग्राम का पेज only_study 1421। अब इस पर जाके फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं या आप पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी जो भी मैं नई वीडियो डालता हूँ उसका थंबनेल और उसकी जो लिंक है वो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। सो आपको नई जो अपडेट है जो भी नया, वो आपको यहाँ मिलता रहेगा। कब कौन सी वीडियो आने वाली है वो भी आपको यहाँ मिलेगा। सो आपको जो भी कोई डाउट है या कुछ भी, आप यहाँ पे भी सीधा आके पूछ सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे क्या कहते हैं, बायो में मेरा चैनल का लिंक है, आप यहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके भी आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।